गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िलॉसफी डिपार्टमेंट, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आपको एमए फाइनल का 5th पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलॉसफी पढ़ा रही हूँ। इसमें हम हमारी सेकंड यूनिट का टॉपिक अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ रहे हैं। 2 फिलोसफर्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हाइडेगर और किर्केगार्ड। सार्त्र को हम पढ़ रहे हैं। सार्त्र का जो विचार या दर्शन हमने पिछली क्लास में जो हिस्सा पढ़ा था वो था वो एक फेमस कोटेशन जो एक तरीके से एक कथन में अस्तित्ववाद को समझा देता है कि अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है। आज हम ये देखेंगे कि सार्त्र किन किन सत्ताओं को स्वीकार करता है। तो हालांकि मैंने थोड़ा जिक्र पहले भी किया है कि सार्त्र सत्ता 3 तरीके की सत्ताओं को मानता है। सत्ता के 3 आयाम को सार्त्र स्वीकार करता है। सबसे पहला है चेतन सत्य, दूसरा है अचेतन सत्य, तीसरा है अन्य चेतन सत्य। तो सबसे पहला जो चेतन सत्य है, बीइंग फॉर सेल्फ, यही सबसे केंद्रीय महत्व रखने वाला चेतन सत्य है। ये स्वतंत्र है, अपने निर्णय खुद लेता है, निर्णय नहीं लेने का भी कार्य खुद करता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं निर्णय लेता है तो ये भी उसका एक तरीके का निर्णय है। तो इन्हीं निर्णयों से, इन्हीं स्वतंत्रता से वो अपने जीवन की कहानी लिखता है, अपना जीवन निर्धारित करता है कि उसको कैसे एक चेतन प्राणी के रूप में जीना है, एक अस्तित्ववान मनुष्य के रूप में जीना है, या वो एक मशीनी जीवन जिएगा जैसे बाकी लोग जीते हैं। ये जो चेतन मनुष्य है ये निरंतर परिवर्तनशील है। ये एक अभाव की चेतना के साथ चलता है, उसी के साथ बदलता है। उसे ये लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है, और ये जो कुछ कमी है ये कुछ ऐसी कमी है जो कमी ही रहेगी, एक अभावहीन स्थिति ही रहेगी जो नहीं भरेगी। लेकिन जब उसे ये महसूस होता है कि मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो कार्य करता है, निर्णय लेता है। सारे प्रयास ही उसके लिए होता है। ये अलग बात है कि वो अभाव फिर पूरा होने पर उसे कोई नए तरीके का अभाव महसूस होने लग जाता है। लेकिन चेतन सत्य इस तरह उभरता है, चेतन सत्य को इस तरह अपने अस्तित्व की अनुभूति होती है। लेकिन ये चेतन सत्य ही नहीं है, सार्त्र के अनुसार अन्य चेतन सत्य भी है और अचेतन सत्य भी है। ये जो अचेतन सत्य है इसमें 2 तरीके की चीज़ें उसने मानी। सारी भौतिक वस्तुएं जड़ वस्तुएं जिनमें प्राण नहीं है, इसके अलावा कुछ अन्य है तो जड़ ही वो वस्तुएं, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं जड़ और चेतन के बीच कहीं स्टैंड करती हैं, जो मानव से इतर जीव हैं। जैसे खासतौर पर वनस्पति को हम इसमें शामिल कर सकते हैं कि वनस्पति कहने को तो चेतन होती है, लेकिन हम उन्हें जड़ की तरह ही मान सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, क्योंकि हम उन्हें बहुत मूवमेंट करते हुए नहीं देखते। तो ये बहुत कुछ जीव होने के बावजूद, इन प्राण होने के बावजूद भी इन्हें जड़ वस्तु की तरह रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ ही रहेगा, उसमें ये संभावना नहीं है कि वो पेड़ की जगह कुछ और बन जाए। लेकिन चेतन सत्य में ये संभावना होती है कि वो अपने जीवन को किसी भी तरीके से रच सकता है, किसी भी तरीके से बना सकता है। तो उसमें बहुत संभावनाएँ हैं, और उनमें से मतलब कितनी ही संभावना ऐसी है जिन्हें वो सच कर सकता है। और ये भी सही है कि वो हो सकता है उनमें से कोई भी संभावना वो सच ना करे, लेकिन एक संभावना हमेशा रहेगी कि वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जड़ वस्तु में कुछ भी नहीं हो सकती, मेज ही रहेगी, कुर्सी ही रहेगी, तो इनमें कोई संभावना नहीं। हाँ, ये अलग मसला है कि ये जड़ वस्तुएं चेतन प्राणी के लिए या चेतन मनुष्य के लिए संभावनाओं का एक भंडार है कि वो इनके थ्रू क्या क्या कर सकता है, या वो उन्हें किस शक्ल में बना सकता है। जैसे पेड़ का जो तना है या जो पेड़ की लकड़ी है, उसे मानव कितने रूप दे सकता है, लेकिन एक बार जो रूप दे दिया, वो उस रूप के बाद अगर कहीं टूटता बिखरता है तो वो अपने पहले वाले रूप में नहीं आ सकता, या उसको उस संपूर्णता के साथ या उस ताजगी के साथ फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई मेज है, टूट गई, तो आप सोचते हैं कि उसके ऊपर के हिस्से को हम काम में ले लें, लेकिन वो डिके हो जाती है, उसका क्षरण हो जाता है। ठीक है, तो अचेतन सत्य के भीतर कोई परिवर्तनशीलता नहीं है, कोई उद्देश्यता नहीं है,
कोई प्रयोजन नहीं है। वो एक तरीके से कुछ शब्द जैसे ये काम में लेता है कि वो एब्सर्ड होते हैं, बेतुके होते हैं, उनमें कुछ रहस्यात्मकता है क्योंकि हम उन्हें नहीं समझ सकते। हमने कांट पढ़ा है, कांट कहता है कि हम वस्तु को पूरी तरीके से कभी नहीं जान सकते, तो ये बात उनमें एक रहस्यात्मकता ले आती है। उन्हें हम कुछ ऐसा मानते हैं कि पूरी तरीके से जान भी नहीं सकते, वो अपारगम्य होते हैं, हमारे लिए अभेद्य होते हैं, हम उन्हें तोड़ फोड़ ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये अचेतन सत्य हो गया। अन्य चेतन सत्य के लिए शास्त्र कहता है कि अन्य चेतन सत्य हमें दो तरीके से खास तौर पे प्रभावित करता है। एक तो इस जगत में जिस पर हमारा अधिकार है, जिस पे हम रह रहे हैं, अन्य चेतन सत्य भी इसमें रहता है और इस तरह वो हमारी स्वतंत्रता को सीमित करता है। इसके अलावा हम उसे विषय के रूप में देखते हैं तो वो भी हमें विषय के रूप में देखता है। इससे क्या होगा, हमने उसकी जो विषयिता है, मतलब वो सब्जेक्ट है, उसको हमने खंडित कर दिया या एक लेवल हम उसको नीचे लेकर आ गए। तो हमने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया कि जैसे मैं टेबल को जानती हूँ वैसे मैं अन्य मनुष्य को जानती हूँ, तो हमने उसकी स्वतंत्रता का हनन किया। ये उसके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए, जैसे लज्जा शब्द, शेम शब्द उन्होंने काम में लिया कि ये उनके लिए शर्म की बात है। और ये हमारे साथ भी होता है, हमें भी अन्य लोग उसी तरह देखते हैं जैसे किसी वस्तु को देखते हैं। तो ये अन्य चेतन सत्य हमारी स्वतंत्रता को बहुत हद तक सीमित कर देता है। जैसे साथ एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि मैं अकेला पार्क में अगर बैठा हूँ तो मैं किसी भी तरीके से बैठ सकता हूँ, पैरों को ऊपर करके मैं बैठ सकता हूँ या किसी भी तरीके घास पे बैठ सकता हूँ, उल्टा लेट सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उस पार्क में कोई दूसरा व्यक्ति भी एंटर करता है और मुझे लगता है कि मेरे अलावा कोई है जिसकी उपस्थिति वहाँ है, तो मैं थोड़ा संभल जाता हूँ। मैं एकदम नेचुरल जैसे था वैसे नहीं रहता, थोड़ी सी कृत्रिमता, थोड़ा सा जिसको हम ये कह सकते हैं कि सभ्यता में ओढ़ लेता हूँ और उस तरह जीने लगता हूँ। तो एक तरीके से उस व्यक्ति ने मेरी मूल स्वरूप को मुझसे छीन लिया या मेरी स्वतंत्रता का हनन किया। तो इस तरह अन्य चेतन सत्य मानव को, उसकी स्वतंत्रता को भंग करता है और ऐसा हर मानव दूसरे मानव के लिए करता है। इसके अलावा शास्त्र ये भी कहता है कि जब आप अन्य चेतन सत्य को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, अगर वो जड़ वस्तु है तो हमने प्रकृति को एक साधन की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने उसे ये नहीं माना कि उसकी अपनी कोई वैल्यू है। हालांकि प्रकृति की बहुत वैल्यू है, प्रकृति नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। तो प्रकृति को साधन की तरह इस्तेमाल करके उसका बहुत दोहन किया। अन्य मनुष्यों को हमने सदैव अपने से हीन समझा, उनके निर्णयों को महत्ता नहीं दी, उनको खुद को महत्ता नहीं दी। कि हम अक्सर दूसरे व्यक्ति के साथ जब रिश्ते में होते हैं, हमारे माता पिता से, दोस्तों से, भाई बहनों से, पति पत्नी का, बच्चों का जो भी संबंध होता है, इसमें एक व्यक्ति दूसरे पर डोमिनेट करके उसको वस्तु के लेवल पे ले जाना चाहता है और कई बार ऐसा होता है कि खुद व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए वस्तु के लेवल पे चला जाता है। तो ये मानव की गरिमा या उस चेतन प्राणी की गरिमा के अगेंस्ट है। चेतन प्राणी के लिए एक सेंटेंस शास्त्र ने बोला है कि चेतन प्राणी वो है जो वो नहीं है और जो वो नहीं है वही वो है। ये स्टेटमेंट को ही क्लियर करने में हमें लगता है क्लास की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो हम नेक्स्ट क्लास में यही देखेंगे कि चेतन प्राणी जो है वो नहीं है, वो नहीं है जो वो है। इसे एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।